अस्सलाम वालेकुम जी। इंतखाबात के अंदर रह गए हैं कितने दिन? 34 दिन। अच्छा, 34 दिन देखा जाए तो बहुत ज्यादा दिन होते हैं और देखा जाए तो कोई दिन नहीं होते, मतलब कि कोई दिन ही नहीं बचे। लेकिन इन 34 दिनों में हर गुजरते दिन के साथ लोगों के एक्सपोज होने का सिलसिला जारी है। अगर मैं अदालती मामलात की बात करूं और अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की बात करूं और अगर मैं और स्पेसिफिक और नैरो डाउन करके लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले की बात करूं तो लेवल प्लेइंग फील्ड केस में पीटीआई की दुहाइयां ही दुहाइयां हैं। सुप्रीम कोर्ट सबूत मांग मांग के थक गई, लेकिन भाई पीटीआई ने अपना वतीरा नहीं बदला। कौन सा वतीरा, इसकी क्या डिटेल्स है वो मैं आपको बताऊंगी। शोएब शाहीन साहब ने तो सरेंडर ही कर दिया। मुझे लगता है शोएब शाहीन साहब का दिल टूट गया। उनको काजी फाइज ईसा साहब ने क्या पिछाड़ा, उनके ऊपर काजी फाइज ईसा साहब ने क्या अपनी धाक बिठाई, ऐसी धाड़ लगाई है काजी फाइज ईसा साहब द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, कि मुझे लगता है कि शोएब शाहीन साहब तो दिल ही हार बैठे हैं। मतलब उनका दिल टूट गया है, वो उन्होंने केस से फारिग हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि जी मैं असिस्टेंस करूंगा। ये क्या माजरा है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ एक बहुत अहम चीज मैं आपको बताने वाली हूं कि एक इमरान खान साहब के एक और ऐसे वकील इमरान खान साहब के जो कि तौहीने अदालत के मुर्तकिब पाए गए थे, होते होते बचे थे, मतलब उनके बारे में ऐसे रिमार्क्स आए थे, उनके कागजाते नामजदगी मंजूर हो गए हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हो गया? मजेदार सिचुएशन है ना। ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले वंस अगेन मैं एक ऐसी खातून का जिक्र करना चाहती हूँ जिनका वैसे तो डायरेक्टली सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आजकल सियासी तौर पर वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं। लेकिन बेसिकली सिर्फ सियासी तौर पर नहीं, वो पर्सनल मामलात को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं। उनकी आनियाँ जानियाँ ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा आजकल ख़बरें इस हवाले से चल रही हैं। और जिन साहिबा की मैं बात कर रही हूँ वो फवाद चौधरी साहब की जो बेगम हैं, हिबा फवाद, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनके ऑफकोर्स कुछ पर्सनल मामला चल रहे हैं जो कि अभी तक नहीं पता कि क्या हैं, क्योंकि वो जिस भी टेलीविज़न प्रोग्राम में गई हैं उन्होंने ये नहीं बताया कि इशू क्या है। वो भी बल्कि उस प्रोग्राम में एंकर से यही पूछ रही होती हैं कि ये मुझे नहीं पता कि फवाद के भाई को क्या प्रॉब्लम है या फवाद की फैमिली को मेरे से क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कोई प्रॉब्लम है। लेकिन हमें जो इतलात मिल रही हैं वो यही इतलात हैं कि टिकट का मसला है, सियासी मामलात को लेकर के प्रॉब्लम है, पावर पॉलिटिक्स है और वहाँ पर जो है मसले मसाइल चल रहे हैं। खैर, जिस समंदर को कूजे में बंद करते हैं, हिबा फवाद साहिबा जो है उनकी भी आनियाँ जानियाँ जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं। उनकी आनियाँ जानियाँ उनकी इलेक्शन कैंपेन या फवाद चौधरी की इलेक्शन कैंपेन से रिलेटेड नहीं है। उनकी आनियाँ जानियाँ और जो भागदौड़ चल रही है वो है जी किसी तरह फवाद चौधरी को माफ़ी मिल जाए। अब फवाद चौधरी का केस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने खुद से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़ दिया। कब छोड़ा? लेके रहेंगे आज़ादी, हक है हमारा आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी। आज तक तो वो खुद आज़ाद नहीं हो पाए। मतलब उनको पहले भी पुलिस ने पकड़ा था, थोड़ी देर के लिए पकड़ा। हमें तो ये भी बताया गया कि बस एक रात उन्होंने जेल में गुजारी है। कोई उल्टा शुल्टा करके उनको जेल में लटका दिया था, पता नहीं सच है कि झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन एक रात उन्होंने गुजारी और अगली रात वो तो अगले दिन वो खुद ही रेडी हो गए थे कि नहीं मैं पीटीआई छोड़ना चाहता हूँ। भाई नहीं, पीटीआई के चाल चलन ना मुझे समझ में नहीं आते। उसके बाद हमने देखा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जो बहुत बड़ी लॉन्चिंग सेरेमनी टाइप थी, उसके अंदर के पीछे बैठे हुए थे, छुपने की कोशिश कर रहे थे, कभी मुंह से अपना, अब कभी अपने हाथों से अपने मुंह को छुपा रहे थे, कभी पीछे जा रहे थे, कभी आगे जा रहे थे। मतलब एक बहुत ही मुझे अनकंफर्टेबल जोन में नजर आए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कहीं ना कहीं डिफेंड करते हुए या उसको रिप्रेजेंट करते हुए, बेसिकली ओके दैट्स द राइट वर्ड, उसको रिप्रेजेंट करते हुए भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। फिर पता चला कि जी सियासत छोड़ दी है या पता नहीं पीटीआई भी छोड़ दी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी छोड़ दी, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन असलियत ये थी कि पीछे से राब्ते जारी थे और जब राब्ते जारी थे तो केसेस भी जारी थे और केसेस जब जारी हैं तौहीन इलेक्शन कमीशन और ये वो सारा कुछ, तो अब माफ़ी तलाफी तो चाहिए। अब माफ़ी तलाफी के लिए हर कोई फौज को अपना सीवी डालना चाहता है। खल जरदाज गुलजाइबा डाल रही थी पूरी रात जी पेशावर हाई कोर्ट के बाहर और आई मंजर आम पर, इसीलिए भरपूर प्लानिंग के तहत। इसी तरह अब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो तो बिहाइंड बाज हैं और हिबा फवाद जो हैं वो उनके लिए कोशिश कर रही हैं कि किसी ना किसी तरह उनकी खलासी हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रही। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि कल मैंने आपको बताया था कि उनके ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन भी लग गई है और वो इसीलिए, भाई आपने गलतियां की हैं, अब इसका फौज से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि जो फौज है वो इलेक्शन कमीशन को, मतलब इस लेवल पर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को क्यों डिक्टेट करना है भाई, मतलब क्या कोई तुक बनती है?
ये इनकी अपनी कारस्तानी है। तो भाई हिबा फवाद के भी जो चक्कर हैं और जो आनिया जानिया हैं वो रायगा चले गए हैं, क्योंकि अभी तक फवाद चौधरी साहब जो हैं उनकी एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये निशानी है, ये निशानी है उनके लिए भी, फवाद चौधरी साहब के लिए भी। और वैसे खैर मैं आपको बताऊं, फवाद चौधरी फिर भी बहुत बेहतर पीटीआई थे, बाकी तो सारे लोग थे वो तो ऐसे फिरौन बने हुए थे कि मैं आपको क्या बताऊं। फवाद चौधरी इनमें से बेहतर थे, लेकिन एनीवेज उनमें भी जाहिर बात एक फिरौनियत आई थी। और खैर मुझे हिबा का तो एक बहुत एलिमेंट याद है कि तब मैं एक नियो टेलीविजन में काम करती थी, पिछले जिस टीवी में मैं काम कर रही थी, तो वहां पर मैंने उनको एक अपने शो के लिए लाइनअप किया और उनको पर्सनल कैपेसिटी में लाइनअप किया था, नॉट एज ए पॉलिटिशियन। वो फवाद चौधरी की वाइफ हैं, बहैसियत एक बेगम, बहैसियत एक बीवी। अगर आपके हस्बैंड को अरेस्ट किया गया है और वो उनके सारे लीगल मैटर्स को देख रही थी, मतलब लॉयर्स के साथ वही सारा बात करती थी, तो उनका मौक़िफ़ जानने के लिए कि हम आपको अपना प्लेटफॉर्म देते हैं। और उनके सेगमेंट से पहले बैरिस्टर सैफ के साथ मेरा एक सेगमेंट था, और उस सेगमेंट को जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो जाहिर सी बात है हिबा फवाद भी सुन रही थी, और उसके अंदर मेरी झड़प हो गई बैरिस्टर सैफ से, और बैरिस्टर सैफ के बड़े रूड कमेंट्स थे और बात जो है बहुत गर्मा गर्मी पे चली गई। और उसके बाद इवेंचुअली ये हुआ कि जो पीटीआई का तरीका है कि वो शो छोड़ के चली गई, और मैंने बोला कि भाई ये पीटीआई का ये वतीरा है, वो शो छोड़ के चले जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है ये वो। ये सारे जो कमेंट्स थे ये हिबा फवाद ने भी सुने, और जैसे जब मैंने हिबा फवाद की तरफ आई कि जी हिबा मैं आपका मौक़िफ़ जानूंगी, तो उन्होंने कहा कि जी मैं आपके शो में नहीं बैठूंगी क्योंकि आपकी पीटीआई के बारे में राय बहुत खराब है। उन्होंने ये बात उस टाइम पर इसीलिए की बिकॉज जाहिर सी बात है पीटीआई को पता नहीं था कि एक दिन वो यहाँ खड़ी होगी। हिबा फवाद को नहीं पता था कि इमरान खान के कारस्तानियों की वजह से 9 मई भी होगा और 9 मई के बाद ये सूरत हाल होगी, लेकिन अब ये सूरत हाल है। खैर एनीवेज उसके बाद से तो ना मेरी तरफ से ना मेरी टीम की तरफ से हिबा फवाद से कांटेक्ट नहीं किया गया आफ्टर दैट। लेकिन फिर भी मतलब एज एन एंकर, एज ए जर्नलिस्ट मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, वो जब आना चाहें आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहे वो ज़रूर दे सकती हैं। लेकिन हिबा फवाद की जितनी भी मेहनत है वो इलेक्शन कैंपेनिंग और टिकटिंग के लिए नहीं, लेकिन जो अपने हस्बैंड को बाहर निकालने के लिए मेहनत है वो अभी तक तो बेसूद है, अभी तक तो रायगा। एनीवेज ये मैंने आपको एक बात बतानी थी। आगे आ जाए जी, आगे आ जाए जी। शुएब शाहीन साहब का वो रूप जिसको देख करके हम सब ये कह रहे थे हमने ये रूप क्यों देखा, मतलब अच्छा खासा हम इसको इंटेलेक्चुअल इंसान समझते थे और अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हैं बिल्कुल हैं, एजुकेटेड इंसान है, लेकिन मतलब काजी साहब के सामने टिक नहीं पाते। क्या वजह क्या है, मतलब वकालत नहीं आती सही तरह करनी, या असल में होता क्या है कि कुछ है नहीं ना। ये पीटीआई का एक वतीरा है। आपको याद है पीटीआई ने नजम सेठी साहब के ऊपर 35 पंचर लगाए, यानी पूरे 3-4 साल उस टाइम पर पिछले से पिछले इंतखाबात को लेकर के धांधली 4 सीटें 35 पंचर के ऊपर उन्होंने अपना नैरेटिव बनाया, और जब अदालत में गए तो माफी मांग करके वापस आ गए कि भाई वो तो मेरा एक पॉलिटिकल नैरेटिव था। लेकिन यहां पे मामला यह है कि ये काजी साहब है, ये काजी साहब की अदालत है, यहां पे पुराने चाले पुराने रंग रूप नहीं चलेंगे। अब शुएब शाहीन साहब ने तो सरेंडर ही कर दिया। हुआ ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड केस में पीटीआई की दुहाइयां जारी थी, सुप्रीम कोर्ट बार बार सबूत मांगती रही। जैसे ही जब केस का आगाज हुआ, कल की जो समात में आपको बताऊं, तो उसके अंदर लतीफ खोसा साहब खड़े हो गए। हाँ देखा ना, अब आप भी पूछेंगे खोसा साहब कहां से आए। हाँ जी बिल्कुल, और खोसा साहब ने सरदार लतीफ खोसा, प्लीज डोंट इग्नोर द वर्ड सरदार हेयर, क्योंकि सरदार के पीछे एक बड़ी कहानी है इंटरेस्टिंग अदालत की जो मैंने आपको सुनानी है। मामला यह है कि जब सरदार लतीफ खोसा साहब खड़े हुए तो काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि भाई आप क्यों, ये तो केस शुएब शाहीन साहब का है। तो शुएब शाहीन साहब ने कहा जी इनका वकालतनामा हमने जमा करा दिया है। पर काजी साहब ने कहा क्यों वकालतनामा जमा कराया है, ये तो केस आपका है, हम आपकी वजह से यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए, आपने आगे किसी को लगा दिया है। तो आगे से शुएब शाहीन साहब ने कहा कि नहीं मैं असिस्ट करूंगा मिलॉर्ड, मैं असिस्ट करूंगी। यानी कि शुएब शाहीन की एक ही समात में फूंक निकल गई, उनको मीडिया के सामने हीरो बनना महंगा पड़ गया क्योंकि अदालत में उनसे वो बन नहीं पाया। राइट, अच्छा जी, अब आ जाए जी सरदार लतीफ खोसा साहब पर। आज से आपने मैंने सरदार का लफ्ज काट देना है, क्योंकि मेरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सरदार नहीं। उन्होंने तो पहले 5-10 मिनट इसके ऊपर बहस की खोसा साहब के साथ। उन्होंने कहा कि भाई जब आपको पता है कि आईनी तौर पर कानूनी तौर पर सरदारी निजाम खत्म हो चुका है तो आप अपने नाम के साथ क्यों सरदार लगाते हैं भाई। खोसा साहब हंसने शुरू हो गए। आप सोचे, मतलब मैं खोसा साहब को इतने बड़े वकील है भाई, इतने बड़े वकील हैं, बड़े सियासतदान हैं, और इस तरह की बातें। खोसा साहब हंसना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि जी क्या करें, लोग लगा देते हैं, अब मेरा यही नाम रजिस्टर है, शनाख्ती कार्ड में भी यही है, लोग सरदार। उन्होंने कहा नहीं आप खुद भी अपना ये नाम लगाते हैं, ये गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए, आप कानून का आइन का मजाक ना बनाएं। बिल्कुल ठीक कहा काजी साहब ने।
भाई अगर हमें कानून समझाने और पढ़ाने वाले ही कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो फिर उनकी भी तो धज्जियां उड़ेंगी, फिर उनका भी तो अदालत में मजाक उड़ेगा। वही जो खोसा साहब के साथ हुआ। खोसा साहब क्या, उनकी तो अगली नस्ल तक को पुन दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा, आप खुद भी सरदार बने फिरते हैं, अपने बेटे को भी आप सरदार बनाते फिरते हैं, बेटा भी सरदार। खैर जी, इसके ऊपर पहले एक आर्गुमेंट हुई। उसके बाद असल मुद्दा आ जाए। मुद्दा यह था कि जी कहा गया इलेक्शन कमीशन की जी बड़ी शिकायतें हैं, बड़ी लोगों ने इलेक्शन कमीशन की शिकायतें लगाई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन की है तो आप सबूत दिखाएं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी शिकायतें बहुत हैं। जज साहब ने कहा कि दिखाइए शिकायतें किधर हैं, दिखाइए। तो शिकायतों की कोई ना कॉपी थी ना कोई शिकायत थी, मतलब वो ये साबित नहीं कर सकेंगे कि शिकायतें कितनी हैं। खैर जी, फिर उसके बाद पूछा गया कि कितने कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, कितने एक्सेप्ट हुए, क्या स्टेटस है आपकी कागजाती नामजदगियों का। बताया जा रहा है कि जी बड़ी कोई इशू हो गया कागजात नामजदगियों को लेकर के। जो खोसा साहब हैं जी, या बल्कि आप ये कह लें खोसा साहब को भी आप छोड़ें, वकील पीटीआई, ये मेरे लिए बेहतर है कहना, पीटीआई का आगे से जवाब ये था कि 668 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। अब आपने ये समझने वाली बात है, क्योंकि आप पीटीआई जो है वो आपको ये लाइन पे लगाएगी कि देखिए जी अदालत ने तो सुना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं सुना, सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की। ऐसी बात नहीं है, गलत बात करेंगे तो कैसे सुनेंगे ना। एंड पे यही होता है। मौजूद जज साहिबान कहते हैं कि अदालत का वक्त इन लोगों ने जाया कर दिया। मैं आपको बता के थक गई हूं। 807 सीटें थी ऑल टुगेदर, या 806 807 सीटें थी, और इन्होंने जो कागजात नामजदगी जमा कराए थे वो 2400 से जायद कराए थे, 3 गुना ज्यादा। उनमें से 1000 के करीब जो कागजात नामजदगी थे पीटीआई के, वो जो हैं रिजेक्ट हुए, 1000 के करीब। तो जो रिजेक्ट हुए उन्होंने अब ट्राइब्यूनल में जाना है। कल आखिरी दिन था, ठीक है। जज साहब ने कहा कि आखिरी दिन है, आप यहां आ गए हैं मेरे पास केस लड़ने के लिए, जहां जहां जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करें। आप ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन का काम करें, हम इलेक्शन कमीशन का काम नहीं कर सकते। आप हमें बस स्पेसिफिकली बताएं कि कौन सी शिकायत है, कहां है, कितनी वीडियोज है, क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा जी पीटीआई के 668 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। आगे से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का बता रहे हैं, मंजूरी का बताएं कि कितने मंजूर हुए। समझ आ रही है आपको बात की? ये इनका मंजन है। तो लेकिन सबूत इनके पास कोई नहीं था, ये कुछ अदालत में साबित नहीं कर सके, और बार बार अदालत इनसे एक ही सवाल पूछती रही कि भाई किधर है सबूत, किधर है शिकायत, किधर है वीडियोस। एक वीडियो थी, वो भी मुन्ना सलाई साहब की वालदा की, और वो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, वो भी चंद सेकंड की वीडियो। कौन सी वाली वीडियो? वही चंद सेकंड वाली वीडियो जिसके अंदर एक खानदानी दुश्मनी का भी एंगल है। हो सकता है इन्होंने खुद से ही वो चिनवा दिया। मतलब सबूत निश्ता, शिकायत निश्ता। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि भाई मैं नहीं देखता टीवी, मुझे नहीं पता सोशल मीडिया का। आप सोशल मीडिया की खबरें सुन करके आप उठ करके आ जाते हैं। मतलब आप इसके ऊपर जेनेरिक सी बात कर रहे हैं कि बड़े लोगों ने शिकायतें की, सोशल मीडिया पे सब जगह पे चल रहा है। अरे भाई कोई तरीका होता है। इतने सीनियर लॉयर्स हैं, यानी कि लतीफ खोसा साहब भी जो है वो शुएब शाहीन की तरह बिल्कुल बैकफुट पर थे, कोई सवाल का जवाब नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। उसके बाद खोसा साहब ने आता कहा मिलॉर्ड आप मुझे सुन नहीं रहे हैं, आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो आगे से जस्टिस साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भाई क्योंकि आपके पास सवालों के जवाब नहीं है, आप हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे। तो भाई ये पूरा मामला था। अब आप मुझे खुद बताएं कि इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। ये धड़ाक करके सोशल मीडिया पर जबान से अल्फाज निकाल देते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चला देते हैं, और पल्ले इनके कुछ नहीं होता। जहां जाते हैं इनको रुसवाई होती है, इनकी बेइज्जती होती है, इनके ऊपर लतीफे बनते हैं, इनके ऊपर हंसी इनकी उड़ाई जाती है, और फिर ये आकर के दोबारा ये मंजन बेचते हैं कि भाई हमें तो कोर्ट ने नहीं सुना, हमारे साथ तो ये हो गया, हमारे साथ तो वो हो गया। अब ये जो कहते हैं ना कोर्ट ने नहीं सुना, मुझे याद आया सच, उमैर नियाजी। कौन है जी उमैर नियाजी? उमैर नियाजी इमरान खान साहब के वकील हैं। वही उमैर नियाजी साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट में गए थे, क्या जी, यारो वाले मामले पर, याद है ना आपको। और इनके बारे में काजी फाइज ईसा साहब ने बोला था कि उमैर नियाजी हमें यह बताएं कि इनके ऊपर कंटेम्प्ट क्यों ना लगे, इनके ऊपर तौहीन अदालत क्यों ना लगे। क्योंकि जब अदालत ने कह दिया कि 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है, तो उमैर नियाजी 8 फरवरी को इलेक्शंस को साबुटाज करने के लिए पीटीआई की तरफ से रोरे अटकाने या आरओ वाली लुच क्यों फ्राई कर रहे हैं? यही तो भाई उनके बारे में भी खबर है कि उमैर नियाजी के कागजात मंजूर हो गए। तो भाई तहरीके इंसाफ को रिलीफ तो मिल रहा है, ट्राइब्यूनल में इनके जजेस तो बैठे हैं, फिर जा रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट में। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं तो क्या? आप मुझे बताएं कि उमैर नियाजी जिसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स थे, और रिमार्क्स तो एक तरफ,
सब पूरी कौम ने देखा कि किस तरह से इन्होंने इलेक्शन को रुकवाने की कोशिश की। अगर उनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो सकते हैं स्क्रूटनी के प्रोसेस के दौरान, तो फिर बाकियों का क्या मसला है? बस इशू बनाना है, इशू बनाना है, रियासत को बैकफुट पे करना है, अदलिया पर चढ़ाई करनी है, एस्टैब्लिशमेंट पर चढ़ाई करनी है और खुद अपने सारे काम गलत करने। ये है हकीकत पीटीआई की। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।